जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अगले पार्ट में है। आज हम देखेंगे कुछ इसके सिद्धांत देखेंगे, रोल ऑफ एजुकेटर्स देखेंगे और इवोल्यूशन ऑफ एजुकेटर कि टीचर का जो है ट्रेडिशनल टीचिंग से लेकर के अभी तक किस तरह उसके में चेंज आया है। ट्रेडिशनल टीचिंग और अभी की जो टीचिंग है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन उसमें क्या डिफरेंस है और इसके और भी कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो ये टॉपिक है वो ये है कि टीचिंग एंड लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बेस पेडागोजी ऑन लर्निंग साइंस। तो लर्निंग साइंस पे जो पेडागोजी है बेस है वो किस तरह से है, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या कोर स्टोन है कि लर्निंग साइंस जो है इसके 7 कोर स्टोर्स को हम देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है लर्निंग साइंस इसको हम समझ लेते हैं। तो लर्निंग साइंस क्या है, बेसिकली साइंस का मीनिंग होता है स्टडी से। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि एक आता है वर्ड सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके हिस्टोरिकल जोग्राफिकल पॉलिटिकल के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस आता है, उसमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस एक तरह से एक स्टडी है। तो लर्निंग साइंस क्या कहलाती है, लर्निंग का मतलब होता है सीखने। सीखने के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सीखना किस तरह से काम करता है, सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके क्या सिद्धांत होते हैं। तो इस सब की स्टडी क्या कहलाती है, लर्निंग साइंस कहलाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द फील्ड ऑफ लर्निंग साइंस, इसके एरियाज क्या हैं क्या हैं। तो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है और इसका क्या है, इम्प्लीकेशन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स स्कूल डिज़ाइन एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब है एक डिसिप्लिन वे में एक स्टेप बाय स्टेप जो है लर्निंग की प्रोसेस होती है, जिसमें हमें उनको हर तरह से इनकरेज करना होता है। राइट, हमें टीएलएम का यूज़ करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप यदि हम पढ़ाते हैं तो वो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड में आता है। इम्प्लीकेशन फॉर ऑल एस्पेक्ट, इसमें केवल एक एस्पेक्ट नहीं जोड़ना पड़ता है, सभी तरह का हमें एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है ऑफ स्कूल डिज़ाइन एंड पेडागोजी में। तो जिससे वे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, हम उन्हें मोटिवेट भी कर सकें। यहाँ पे एक असेसमेंट भी बहुत एक रोल इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और यहीं पे एक इफेक्टिव फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। हम इनको पढ़ते हैं कि 7 कोर स्टोन क्या हैं फील्ड में लर्निंग साइंस के, और इस इन 7 को हम यदि पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे लर्निंग साइंस के बारे में। तो लर्निंग को समझते हैं कि लर्निंग एक एक्टिविटी है कैरीड आउट बाय द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। यदि लर्नर्स का सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि एक्टिव एंगेजमेंट है, मतलब एक्टिवली किसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रही है, उसमें क्या है, बच्चे उत्साहित होकर के उसमें प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और वो खुद भी प्रश्न कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कराते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिव इंगेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। और यदि क्लास में एक्टिव इंगेजमेंट है तभी लर्निंग क्या है, एक एक्टिविटी पूरी हो पाती है। तो लर्निंग एक एक्टिविटी है जो एक्टिव एंगेजमेंट से लर्नर के से शुरू होती है। ठीक है। लर्निंग डज नॉट अकर थ्रू अ फिक्स्ड प्रोग्रेशन ऑफ एज रिलेटेड स्टेजेस। तो यहाँ पे एज से रिलेशन नहीं होता है लर्निंग का, वो हर एक जो होता है एज में चलती है और इसका फिक्स्ड प्रोग्रेशन नहीं है, ये डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल है। हर बच्चे के सीखने की अलग अलग वो होती है, एज होती है और अलग अलग उनका एरिया होता है सीखने का, जिसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना होता है। तो फिक्स नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। राइट। लर्निंग इज अ डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ कॉग्निशन, इमोशन एंड मोटिवेशन। इन वर्ड्स को हम समझते हैं कि कॉग्निशन कहलाता है कि नॉलेज जो होता है, नॉलेज हमारे दिमाग में जिस तरह से आता है और अंडरस्टैंडिंग आती है, इसकी प्रोसेस कॉग्निशन कहलाते हैं। हिंदी में इसको संज्ञान बोलते हैं। तो संज्ञान क्या है, नॉलेज से रिलेशन है डायरेक्ट। इमोशंस आप समझ गए होंगे, इमोशंस क्या होते हैं, जो हैप्पी सैड एंग्री, ये सारे इमोशंस होते हैं। और मोटिवेशन कहलाता है बच्चों को उत्साहित करना, बच्चों में हमेशा मोटिवेशन आएगा, सेल्फ मोटिवेशन को ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो लर्निंग क्या है, एक डायनेमिक, अलग अलग तरह से डायनेमिक इंटरेक्शन है, किसका, कॉग्निशन का, नॉलेज का, इमोशंस का और मोटिवेशन का, ये तीन चीज़ें हैं। लर्निंग प्रोसेस इज
इन्हेंस्ड थ्रू इफेक्टिव फीडबैक। यदि हम इफेक्टिव फीडबैक देते हैं तो लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। इन्हेंस का मतलब बढ़ जाती है लर्निंग प्रोसेस बच्चों में। इफेक्टिव फीडबैक क्या कहलाता है, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए हम जो असेसमेंट बीच में करते हैं और उनके बारे में हम फीडबैक देना, और ये पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए जिससे बच्चे भी अपनी कमियों को जान सकें और उनको दूर कर सकें, और टीचर भी उनकी कमियों को जान करके उसके बारे में रेमेडियल क्लासेस या फिर और अदर कंटेंट ला करके पढ़ा सके। लर्निंग इज shaped by the way information is processed and transferred into long term memory। तो लर्निंग इज shaped by the way of information, हमेशा क्या होता है, वे ऑफ इंफॉर्मेशन से हमेशा लर्निंग जो होती शुरू होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एंड ट्रांसफर्ड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसमें दो तरह की मेमोरी होती है हमारे, एक कहलाती है वर्किंग मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी क्या कहलाती है, जब हम कोई काम करते हैं, लाइक हम मार्केट जा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट 100-200 लोगों को तो देखते ही होंगे जाने और आने तक लेकर के, लेकिन हमें देखने के बाद भी हम वापस आने पर कितने लोग याद रहते हैं, मुश्किल से वही 2-4-10 लोग ही याद रहेंगे, 10-20 लोग याद रहेंगे जो थोड़ी से अलग होंगे या जिनको हम पहले से जानते होंगे, है ना। तो ये क्या है कहलाता है, ये वर्किंग मेमोरी कहलाता है कि कोई चीज़ टेम्परेरी टाइम के लिए रहती है, हमने उन्हें देखा उस टाइम के लिए याद रहता है, लौट करके हमें वो लोग नहीं याद रहते हैं, ये टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, टेम्पररी। आगे है ऑप्टिमल लर्निंग एंड मास्टरी ऑफ न्यू स्किल्स टेक प्लेस व्हेन द न्यू इंफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ऑप्टिमल लर्निंग मतलब होता है एक नॉलेज का एक बेस्ट लेवल होता है ऑप्टिमल लर्निंग एंड मास्टरी ऑफ न्यू स्किल, मतलब कोई नई चीज़ सीखने में एक मास्टरी हम हासिल कर लें, तो वो कब आती है, जब हम नई इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा उसको पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, मतलब बच्चा किसी के बारे में जानता है पहले से और नई चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं, तो वो ऑप्टिमल लर्निंग या मास्टरी ऑफ न्यू स्किल वो हासिल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक वाटर साइकिल होता है, जैसे जल चक्र कहलाता है, तो बच्चे पहले से जान रहे होते हैं कि बरसात होती है रेनी सीजन में, है ना, पानी आता है, सड़कों में बहता है, राइट, धीरे धीरे नदियों में जाता है, और शायद ये भी पता होने कि वो समुद्र में चला जाता है। और ये भी देखते हैं कि सड़कों में जो पानी भरा रहता है वो एक टाइम के बाद गायब हो जाता है, बस उन्हें वो टर्म नहीं पता होता है कि इसको वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं कि वेपर के थ्रू वो चला जाता है। क्योंकि वो एग्जाम, जब हम एक और चीज़ है, जब हम वेपराइजेशन समझाते हैं बच्चों को, ये अपर प्राइमरी में 4th-5th में, तब हम उन्हें एग्जाम्पल ऐसे समझाते हैं कि आपने कपड़े सूखते हुए देखे होंगे कि कपड़े जो हम सुखाते हैं वो सूखने के बाद उनका पानी कहाँ चला जाता है, राइट। तो हम उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जब जोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, नई स्किल को सीखते हैं, उसमें मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनटू सोशल कल्चर कंटेक्स्ट। सोशल प्रोसेस का मतलब होता है हम जब चीज़ों को जोड़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो उनके फैमिली से जोड़ते हैं कंटेंट को, समाज से जोड़ते हैं, हमारे देश से, मतलब कि आसपास की चीज़ों से जोड़ना, वो एक सोशल प्रोसेस हो जाती है। तो अभी हमने लर्निंग के बारे में 7 पॉइंट पढ़े हैं कि लर्निंग क्या क्या है, कि एक्टिव एंगेजमेंट होता है लर्निंग, फिक्स्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉग्निशन, इमोशन और मोटिवेशन, इन तीनों से डायनेमिक इंटरेक्शन से आती है। इफेक्टिव जो फीडबैक होता है वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है, और ट्रांसफर्ड होता है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है लर्निंग तभी वो सेव्ड होती है। ऑप्टिमल लर्निंग मास्टरी के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम जब न्यू इन्फॉर्मेशन है उनकी पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज से उनको जोड़ें। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनटू सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट से हम जोड़ते हैं तो एक सोशल प्रोसेस कहलाती है लर्निंग, जो हमें समाज से जुड़ना पड़ता है, जब हम सिखा रहे होते हैं तभी एक लर्निंग, एक इफेक्टिव लर्निंग कहलाती है। 7 इसके की स्टोन थे। अभी अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये है कि बिल्ड स्टूडेंट एजेंसी एंड ओनरशिप। अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टूडेंट एजेंसी, यदि आपने इसके पहले पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मस्ट वॉच दीज वीडियोस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके एमसीक्यू तो जरूर लगाइए, क्योंकि अभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद में एक क्वेश्चन आयर लास्ट में ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस उससे भी आ सकते हैं,
और आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो और अच्छा आपसे बन सकता है, पकड़ अच्छी बन जाएगी आपकी। तो स्टूडेंट एजेंसी एंड ओनरशिप क्या है, मैंने इसके बारे में बताया है कि जहाँ पर बच्चे की फ्रीडम रहती है, बच्चे और टीचर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों की ओनरशिप रहती है, तो वो एक क्या कहलाती है, स्टूडेंट एजेंसी कहलाती है और ओनरशिप कहलाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट एजेंसी क्या है कि स्किल्स एबिलिटी टू डायरेक्ट वंस कोर्स इन लाइफ, स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या है, 3 कैपेसिटीज ऑफ स्कूल टू इनकरेज स्टूडेंट एजेंसी। तो 3 कैपेसिटी क्या है, एक होती है कोचिंग। कोचिंग यहाँ पर मतलब प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग से नहीं है, एक कोच से रिलेशन है। आपने किसी कोच का नाम सुना होगा, चाहे डांसिंग कोच हो, है ना, चाहे वो और एजुकेशनल कोच होते हैं, और स्पोर्ट्स में तो होते ही हैं। कोच क्या काम करता है, उन्हें गाइड करने का और उनके जो कमियां होती हैं वो दूर करने का। तो यहाँ पर कोचिंग जो है इम्पोर्टेंट रोल रहता है स्टूडेंट एजेंसी में। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि बच्चों को कंटेंट के बारे में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो, बच्चों की जो करिकुलम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका भी एक इन्फॉर्मेशन हो, तो बच्चे और जल्दी सीखते हैं। लाइक क्लास 1 का बच्चा है, उन्हें यदि पता है कि इस साल उन्हें 1 से 99 तक काउंटिंग आनी चाहिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहता है मैथ में, न्यूमेरेसी में, और बच्चे ने 50 या 60 तक सीख लिया है, तो वो एक मोटिवेट होगा कि थोड़ा सा ही बचा है और ये हमें यहाँ तक हमें पहुँचना है इस साल। अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बच्चों को काम करने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये सब किसको इनक्रेज करते हैं, स्टूडेंट एजेंसी को या स्टूडेंट की फ्रीडम को, ये क्या करते हैं, ये इंगेज करते हैं, इनकरेज करते हैं। आगे है इवॉल्विंग एजुकेटर कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी का सीधा मतलब क्षमताएं होती हैं, जो हिंदी में कहते हैं। एजुकेटर का मतलब यहाँ पर टीचर से है, बच्चे को बोलते हैं लर्नर क्योंकि सीखता है, एजुकेटर एजुकेशन देने वाला एजुकेटर है। तो इवॉल्विंग, आपने एक इवोल्यूशन पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो डार्विन का रहता है। उसमें एक स्पीसीज वो ग्रो करती जाती है, इवोल्यूशन होते होते उसमें नए गुण विकसित होते चले जाते हैं, राइट, जिन गुणों की उन्हें आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है कि टीचर का जो कॉम्पिटेंसी है, क्षमताएं किस तरह से क्या हुई हैं, इसमें इवोल्यूशन हुआ है, वो हमें देखना है। तो आगे देखते हैं क्या है कि कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल ऑफ द एजुकेटर फॉर स्टूडेंट सक्सेस, फॉर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू अटेन स्टूडेंट मास्टरी। स्टूडेंट सक्सेस से रिलेशन क्या है कि उसमें स्किल, एबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ जाती है, तो ये क्या कहलाती है, स्टूडेंट सक्सेस कहलाती है। फॉर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू अटेन स्टूडेंट मास्टरी, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे स्टूडेंट किसमें मास्टरी हासिल कर सके किसी कंटेंट पे, टॉपिक पर। 3 टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स दैट टीचर नीड टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग इन CBE। 3 जो क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, जो टीचर को क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए बच्चों में। नॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये क्या होता है, एबिलिटी होता है, स्किल और नॉलेज से मिलकर के बनता है, ये हमें क्या करना है, बढ़ाना है नॉलेज कॉम्पिटेंसी को। आगे क्या है, इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, इंट्रा और इंटर। तो इंटर का मतलब होता है जहाँ पर ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, टीम लीडिंग कहलाती है। सोशल से रिलेशन है इसका, सोशियो जो कहलाता है, सोशल, ठीक है। और यहाँ पर इंटरपर्सनल का मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ से। तो पर्सनल ग्रोथ भी हमें क्या करना है, टीचर को सपोर्ट करना है, और उसमें टीम लीडिंग आए, है ना, वो ग्रुप पे वर्क कर सके, तो उसकी क्या हो गई, ये इंटरपर्सनल हो गई। इंट्रा का मतलब खुद में स्वयं की ग्रोथ, और इंटरपर्सनल का मतलब उसकी सोशल ग्रोथ। इंट्रा का मतलब पर्सनल और ये हो गया सोशल। आगे देखते हैं इवॉल्विंग एजुकेटर रोल्स। अब रोल में किस प्रकार से क्या इवोल्यूशन हुआ है, तो फंडामेंटल चेंजेस इन टीचिंग कंडीशंस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस टीचिंग जो है, चेंज इन द कोर एजम्पशंस दैट अंडरलाई टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो ये चेंज है एक। 5 की रोल दैट टीचर प्ले और आर एक्सपेक्टेड टू प्ले द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर 5 क्या है, रोल दिए गए हैं एक टीचर के। तो एक है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, तो इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करता है, रूल भी बनाना किसका काम होता है क्लासरूम में, एक टीचर का। एक लर्नर गाइड,
तो बच्चों के गाइड के रूप में है ना, कि उन्हें गाइड करेगी, उनमें क्या कमी है उनको कैसे दूर करे। लर्नर कोच, कोच का भी काम करे, है ना, उनकी कमियों को दूर करे, उन्हें सिखाए। रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स का सीधा मतलब होता है जो वो कंटेंट पढ़ाता है, जो पेडागोजी यूज करता है। तो मैनेजर का मतलब उसे मैनेज करना आना चाहिए कि किस बच्चे को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्टिव मटेरियल की ज़रूरत है, वो उसे प्रोवाइड कराए। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर्स, जहाँ पर एविडेंस आता है उसका मतलब, टीचिंग में एविडेंस से क्या मतलब है? एविडेंस का मतलब सीधा सा असेसमेंट और इवेल्युएशन से है। तो असेसमेंट करना क्या कहलाता है? कि एविडेंस, क्योंकि असेसमेंट करने से ही हमें एक एविडेंस मिलता है कि कौन से बच्चे किस लेवल पर हैं और कितनी ज़रूरत है उनमें अभी काम करने की, राइट। आगे देखते हैं, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑन हायर ऑर्डर स्किल। तो बच्चों में हाई ऑर्डर स्किल कैसे डेवलप करना है, तो ये अभी हम देखते हैं। तो इसमें है, व्हाट आर हायर ऑर्डर स्किल्स। हायर ऑर्डर स्किल क्या है? तो हायर लेवल ऑफ ब्लूम्स एंड वेब्स टैक्सोनॉमी। तो आपने इन दो का, जो ये हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने ब्लूम एंड वेब का नाम सुना होगा आपने पढ़ते हुए साइकोलॉजी में। ब्लूमबर्ग ने एक पढ़ने के लर्निंग के लिए एक लेवल बताए हैं, एक हायरार्की बताई है। वो मैं बताता हूँ कि पहले जो इवेल्युएशन होता है ना, एक सिंथेसाइजेस होता है, फिर एनालाइज करना होता है चीज़ों को, उसके बाद प्रयोग करना, एप्लीकेशन होता है, फिर आता है कंप्रीहेंशन आता है, और लास्ट में नॉलेज बनती है। एक हायरार्की बताई है इन्होंने, अभी इतना इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टीचिंग की हायरार्की बताई है किसने? ब्लूम एंड वेब्स टैक्सोनॉमी में। तो हायर लेवल ऑफ ब्लूम्स एंड वेब्स टैक्सोनॉमी। दूसरा क्या है इसमें? है कि टू अप्लाई एकेडमिक एबिलिटीज एंड नॉलेज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। उनमें क्या आनी चाहिए? एबिलिटीज और नॉलेज आना चाहिए जो रियल वर्ल्ड, जो हमारे समाज में आसपास की चीज़ों को समझने के लिए जो उन्हें आना चाहिए, और रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनके लिए। डीपर लर्निंग का मतलब होता है उन्हें सिर्फ डेफिनेशन, वो कंटेंट नहीं याद हो, उन्हें उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता हो, है ना। जैसे हम बच्चों को मैथ्स में सिखाते हैं, न्यूमेरेसी, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, राइट। तो उन्हें रियल वर्ल्ड में उन्हें यूज़ करना आना चाहिए कि कहाँ उनको यूज़ करना है जो पढ़ाया गया है। स्ट्रेटजीज टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल इन स्टूडेंट। बच्चों में हम किस तरह से हायर ऑर्डर स्किल डेवलप करेंगे, ये कुछ स्ट्रेटजी दी हुई हैं। तो दिया हुआ है कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना। जैसे एक चेन पढ़ाना है समाज की, एक सन हो गया, कुछ प्लांट्स हो गए, यहाँ पे प्लांट्स हैं और यहाँ पे पीपल, लोग हैं। तो आपको पता होगा सन से जो है प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है, और पीपल्स को क्या मिलता है? हीट मिलता है ना, प्रकाश मिलता है, जिससे उनका काम चलता है। आगे प्लांट्स भी किस तरह से कनेक्टेड हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? ज़मीन में रहते हैं तो ज़मीन के कटाव को, इरोजन को रोकते हैं, राइट। पानी बरसाते हैं, और क्या करते हैं? पीपल्स के लिए क्या करते हैं? फूड देते हैं, और मतलब कुछ जो हमारे कपड़े भी बनते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन है उनका प्लांट्स से। तो इस तरह से तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों, ये प्लांट्स और पीपल। तो कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहिए? कनेक्ट करना आना चाहिए। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। जब हम फैक्ट्स बहुत सारे हों तो बच्चों को भी कंक्लूड करना आना चाहिए कि उनने क्या सीखा है पूरे में, है ना। इनकरेज क्वेश्चनिंग, यदि बच्चों में हम क्वेश्चनिंग को इनकरेज करते हैं, सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है कि बच्चे क्लास में यदि प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों को आपने फ्रीडम दे रखी है, स्टूडेंट एजेंसी है, वहाँ पे इनकरेज किया हुआ है, और बच्चे मोटिवेटेड हैं। बच्चों में लीडरशिप भी आ जाती है इसी से, क्योंकि बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, उसी से तो आप एक्टिव लर्निंग कहेंगे उसी को, उसी से बच्चे सीखते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एंड विजुअलाइजेशन, इसका मतलब होता है आप कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बता रहे हैं ताकि उनके माइंड में एक मैप बन जाती है, माइंड मैपिंग एक कहलाती है। तो ये एक विजुअलाइजेशन का गुण आना चाहिए, जो किसको डेवलप करेगा? हाई ऑर्डर स्किल्स को। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है कि हर एक चीज़ों को आप कनेक्ट करना चाहिए, और कुछ उनको पजल्स दें, रेडल्स दें, कुछ उनके सामने प्रॉब्लम रखें कि समाज में ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। तो केस स्टडीज़ भी आपको देनी चाहिए बच्चों को, राइट। तो जिससे उनकी क्या होती है? हायर ऑर्डर स्किल डेवलप होती है, सोचने का एक पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे बच्चों की क्या है? हाई ऑर्डर स्किल डेवलप होती हैं। कंसेप्ट को कनेक्ट करना,
बच्चों को कंक्लूड करना आना चाहिए। इनकरेज क्वेश्चनिंग, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये इनकरेज करना बच्चों में। इस तरह से कंटेंट पढ़ाना कि वो माइंड में भी मैपिंग कर पाएँ, सोच पाएँ उस सिचुएशन के बारे में। और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आज का कंटेंट था जो मैंने पढ़ाया। इसी के बारे में अब 5 MCQ क्वेश्चंस के थ्रू इसी टॉपिक को और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे, और जो हमने सीखा उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी क्या सीखा है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन ये हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है, सो दैट्स नॉट मैटर। लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट आर एग्जाम्पल ऑफ। कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और डेवलपिंग और ग्रोथ किसका एग्जाम्पल है। तो आपको बताना है कॉग्निटिव नॉलेज, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो ये पर्सनल ग्रोथ से रिलेशन है, तो पर्सनल के लिए मैंने बता रखा है कि क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है, राइट। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द एबिलिटी टू एंगेज विथ अदर्स इन अ हेल्दी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट। तो इस किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें क्या है, एबिलिटी टू एंगेज विद अदर्स। मैंने बताया कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटर क्या होता है, जब बच्चे दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और टीम लर्निंग आती है, तो यहाँ पे अदर्स है, पर्सनल से रिलेशन नहीं है, इसलिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा, कंपिटेंसी हो जाता है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा। इंट्रा का मतलब पर्सनल से होता है। स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए पर्सनल से क्या रिलेशन है, यहाँ पर ये है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है एग्जाम्पल किसका, इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर द टीचर्स। CB कहीं भी आता है, इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि हम सीरीज, ये तीसरा वीडियो है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जहाँ पे कोई लीडिंग आती है, टीम लीडिंग, कोई ग्रुपिंग आता है ना। तो इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड ऑफ टीचर्स इन CBE क्लासरूम। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो है, ग्रोथ माइंडसेट, असेसमेंट, लिटरेसी, ये सब इंट्रापर्सनल से है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरपर्सनल, तो ये है कोलैबोरेशन एंड टीमिंग, यहाँ पर ग्रुप आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर परव्यू ऑफ नॉलेज कॉम्पिटेंसी। तो नॉलेज कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो नॉलेज कॉम्पिटेंसी में क्या है, स्टूडेंट लर्निंग नीड, स्टाइल, अवेयरनेस, स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, प्रेफरेंस, नॉलेज ऑफ पेडागॉगी एंड एकेडमिक कंटेंट, सोशियो स्किल टू कोलैबोरेट विथ स्टूडेंट एंड फैमिली। तो ये नहीं है कि स्टूडेंट की फैमिली से कोलैबोरेशन, ये स्किल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है नॉलेज कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत। अ रिसोर्स मैनेजर एक टीचर होता है, आपको पता है। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्ट क्या किया जाता है रिसोर्स मैनेजर से, कि वो क्या कर पाए, रीच साउंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, अरेंज एंड यूटिलाइज लर्निंग मटेरियल टू मैक्सिमाइज लर्निंग। यही इसका सही उत्तर है कि उसके पास जो रिसोर्स रहते हैं उनको अरेंज कर पाए और यूटिलाइज कर पाए लर्निंग के लिए, कि उनकी मैक्सिमाइज लर्निंग हो जाए, बढ़ जाए लर्निंग। तो ये एक रिसोर्स मैनेजर हैं टीचर, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है टीचर्स से। प्लेइंग द रोल ऑफ अ लर्नर गाइड टीचर्स इन अ CBE सिस्टम। टीचर एक लर्नर गाइड होता है, वो कौन शो कर रहा है, डेवलप एन एविडेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम, कंडक्ट क्लासेस एट द शेड्यूल टाइम, डिजाइन लर्निंग पाथवेज एंड लेसन प्लान्स। तो ये क्या है, ये पूछा गया है लर्नर गाइड। तो लर्निंग पाथवे से रिलेशन है और लेसन प्लान से रिलेशन है किसका, लर्नर गाइड का। आगे देखते हैं, एज एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर टीचर इन CBE सिस्टम फोकस ऑन क्रिएटिंग असेसमेंट दैट। और यहाँ पर पिछला जो उत्तर है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है में से। प्लेइंग द रोल ऑफ लर्नर गाइड एंड टीचर्स इन अ CBE सिस्टम, इसका जो सही आंसर ये था कि यूटिलाइज इंस्ट्रक्शनल्स टूल एंड स्ट्रेटजी टू मीट ईच लर्नर्स नीड। ये हो जाता है, गाइड का काम हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं, एज एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर टीचर्स इन CBE सिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग असेसमेंट।
तो एविडेंस बेस्ड जहाँ पर भी आता है वर्ड वहाँ पर हमने बताया कि क्या होता है, असेसमेंट से रिलेशन है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, इसमें ये पूछा गया है कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिशनर होता है सीबी सिस्टम में, क्रिएटिंग असेसमेंट, वो असेसमेंट क्रिएट करता है, उससे क्या होता है कि कैन प्रोवाइड रिलायबल डेटा, भरोसेमंद डेटा और फीडबैक ऑन लर्निंग। जो बच्चा सीख रहा है उस पर फीडबैक वो प्रोवाइड कर देता है, कर पाता है किसकी वजह से, असेसमेंट की वजह से। एज अ लर्नर कोच, अब यहाँ पर टीचर एक किसकी भूमिका निभाता है, लर्नर कोच की, इन अ सीबीई टीचिंग एनवायरनमेंट। द टीचर्स, वो टीचर्स क्या करते हैं एज अ लर्नर कोच, इंश्योर स्टूडेंट मेंटेन डिसिप्लिन एंड फॉलो क्लासरूम रूल, provide more supportive to high performing student, take additional responsibility for curricular activity, create inclusive environment for all learners to feel accepted। इसका आंसर ये सही है कि वो क्या करते हैं, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ सेफ फील करते हैं, है ना, सारे बच्चों को एक साथ मिल करके स्टडी कराई जाती है, वो एक कहलाती है इंक्लूसिव लर्निंग, आपने पढ़ा होगा। Which of the following does not represent role of a teacher as an instructional designer? एक रोल होता है टीचर का इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, तो कौन रोल वो प्रेजेंट नहीं करता है। तो दिख रहा है यहाँ पर चौथा नंबर, हेल्पिंग स्टूडेंट एज एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन होना चाहिए, एग्जामिनेशन में बच्चों की हेल्प करना, ये रोल नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का। तो रोल कौन कौन से हैं, डिजाइन लेसन प्लान एंड प्रोजेक्ट, डेवलपिंग पर्सनलाइज लर्निंग पाथवेज और क्रिएटिंग एकेडमिक कंटेंट। ये सारे क्या हैं, ये सारे रोल हैं टीचर के। आगे है लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश कंपिटेंसीज। तो इसमें एक पर्सनल से रिलेशन है, तो पर्सनल मैंने बताया है, तो पर्सनल होता है इंट्रा पर्सनल, कि लाइफ लॉन्ग क्या है, लर्निंग, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल कंपिटेंसी ऑफ एन एजुकेटर इन सीबीई सिस्टम। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर परव्यू ऑफ नॉलेज कंपिटेंसी। कौन इसमें नॉलेज कंपिटेंसी के अंतर्गत नहीं आता है, ये शायद अभी देखा होगा आपने। इसका जो सही उत्तर था सोशल स्किल टू कोलेबरेट विथ स्टूडेंट फैमिली, इसका ये वाला आंसर है, ये आपने अभी पहले देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट विजुअलाइजेशन एज अ स्ट्रेटजी टू बिल्ड हॉट्स। तो यहाँ पर हॉट से रिलेशन कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है हॉट से रिलेटेड। तो हॉट से क्या है कि विजुअलाइजेशन करना है, स्ट्रेटजी बनानी है विजुअलाइजेशन की, तो हमें क्या करना पड़ता है, कौन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है, मैंने इसका बताया था कि क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस, उनके माइंड में इमेजेस बन जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर जो टीचिंग स्किल है, थिंकिंग स्किल है, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, दैट कैन बी यूज टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स। तो कौन एग्जाम्पल है जो शो कर रहा है कि कि हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने भी बताया भी था कि कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चों में जो लर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कनेक्टिंग कंसेप्ट क्या बता रहा है कि शोइंग रिलेशनशिप एंड लिंकेज बिटवीन कंसेप्ट, क्योंकि हम जब नए कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो पुराने कंसेप्ट से जब तक हम उनकी रिलेशनशिप नहीं बताएंगे कैसे रिलेट कर रहा है तो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरिंग आउट अ प्रोसीजरल टास्क, अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्राइबिंग कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये इसका सही आंसर है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आनी चाहिए क्या चीज़ें। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है कि बच्चे उसे लंबे समय तक स्टोर कर पाए, वो हमेशा के लिए कोई कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ जाए। एक होता है वर्किंग मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंपिटेंसी बेस्ड टीचिंग एक्टिविटीज, एजेंसी एंड ओनरशिप, इसके बारे में बहुत मैंने बता रखा है। एजेंसी जो होती है ओनरशिप बच्चों की, तो उसमें बच्चों को थोड़ा फ्रीडम मिलती है काम करने की। तो स्टूडेंट्स बाय डिक्रीजिंग देयर लेवल एक्स्ट्रा करिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग लर्निंग टारगेट एंड प्रोवाइडिंग द टाइमली फीडबैक, आस्किंग देम टू अबाइड सिलेबस करिकुलम, मॉनिटरिंग असेंसिंग देयर मार्क्स ओवर द ईयर, उनके मार्क्स को देखना, ये नहीं होगा। इसका सही जो आंसर है
वो ये है कि शेयरिंग लर्निंग टारगेट, लर्निंग टारगेट को हम शेयर कर रहे हैं और टाइमली उन्हें फीडबैक दे रहे हैं, तो लर्निंग जो एजेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। व्हेन द स्टूडेंट आर इन चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग, दे दे वो क्या करते हैं, जब बच्चे क्या होते हैं, लर्निंग में होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है फील एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड टू लर्न, ये है। आर नॉट इंटरेस्टेड लर्निंग, ये नहीं होगा। डिसकनेक्टेड, ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स तो आंसर होते ही नहीं है। फेल टू ओवरकम चैलेंज, ये भी नहीं है। क्या है, फील एम्पावर्ड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म स्टूडेंट एजेंसी, जो करेक्ट जो स्टूडेंट एजेंसी वर्ड है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ये है एक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट इन देयर लर्निंग बाय गिविंग देम ओनरशिप एंड ऑटोनॉमी। बच्चे जो खुद से सीखते हैं, आपको पता है टीचर का एक रोल फैसिलिटेटर भी होता है, तो बच्चे यदि खुद से सीख रहे हैं, ऑटोनॉमी है, तो इसी का जो सीधा अर्थ होता है स्टूडेंट एजेंसी, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर जो कोच है, कोचिंग से रिलेशन है यहाँ पर, टू हेल्प स्टूडेंट बिल्ड न्यू स्किल एंड माइंड सेट फॉर लर्निंग, तो ये रिलेशन ये हो जाता है कोचिंग का अर्थ। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है एम्पावर स्टूडेंट टू बिकम, तो बच्चों को हम किस तरह बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को डिफरेंशिएट लर्नर, कम्पिटिटिव रूट लर्नर या इंडिपेंडेंट, तो हम बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना चाहते हैं, राइट। सीबीई का ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। आगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग साइंस, लर्निंग अकर थ्रू अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ, तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस किसके होने चाहिए लर्निंग साइंस में, ये आपने पढ़ा है, तो कॉग्निशन, इमोशन एंड मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, तब हम लर्निंग साइंस को क्या कर पाएंगे, और कर पाएंगे, उसको पा पाएंगे, राइट, प्राप्त कर पाएंगे। A memory space of limited capacity where information is stored for a short duration, अभी मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जहाँ पे कोई भी डेटा होता है, ये हम यहाँ पे आप समझिए ये कोई कंप्यूटर से रिलेशन नहीं है ना, कंप्यूटर में इसके लिए अलग होती है रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो जो रोम होती है वो कम टाइम के लिए होती है और रैम होती है लॉन्ग टर्म के लिए, बट यहाँ पर हमारे बच्चों की मेमोरी से रिलेशन है, तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्किंग मेमोरी होती है, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, तो इफेक्टिव फीडबैक को कौन अच्छी तरह से दर्शा रहा है, इफेक्टिव फीडबैक इज फोकस्ड ऑन द टास्क नॉट द स्टूडेंट, यही इसका सही उत्तर है। इफेक्टिव जो फीडबैक हमारा टास्क पे फोकस होना चाहिए, किसी बच्चे पर नहीं, हम पर्सनल किसी बच्चे को फीडबैक नहीं दे रहे होते हैं, उसने जो काम किया है उसके टास्क पर हम फोकस कर रहे होते हैं, राइट। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ लर्निंग साइंस, लर्निंग टेक्स प्लेस, तो लर्निंग साइंस में लर्निंग किसकी जगह लेती है, फिक्स प्रोग्रेशन, एक्टिव एंगेजमेंट, मेमोराइजेशन, टीचिंग थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, तो ये क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्निंग लर्नर्स, ये इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और नए कॉन्सेप्ट भी आपकी बने होंगे और एमसीक्यू के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई होगी। सो इसी तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन हाई हो जाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और मैं इसी तरह से आगे एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, कॉन्सेप्ट टॉक की सीरीज़ है, जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ली हुई है और अलग अलग जो बुक्स हैं उनसे ला करके कंटेंट में आपको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।